मैं हूं ताबिश और आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ताबिश में। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.1 को पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी कंसेप्ट की ज़रूरत है उस सारे कंसेप्ट को हम पहले सीखते हैं, देखते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें जिससे आप सारी कंसेप्ट को अच्छे तरह से समझ पाएँ और अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये जो चर है, ये जो रैखिक है और ये समीकरण, ये तीन टर्म को अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं। हम जानते हैं वेरिएबल यानी चर जिसका मान बदलता रहता है ना, बदल सकता हो। यानी जैसे ABCDEFGHYZ यानी ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर है तो वो क्या है, हमारा का वैल्यू बदलता रहता है, इसलिए उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 9x + 5 लिख रहे हैं तो ये जो x है यहाँ पे ये क्या है, हमारा चर है। अगर हम लिख रहे हैं 3x + 5y = 2 तो यहाँ पे जो x दिख रहा है और यहाँ पे जो y दिख रहा है ये क्या हमारा चर है, ये इसका वैल्यू बदलता रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ए से लेके जेड तक का कोई भी अगर लेटर है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, चर कहलाता है। चलिए अगला टर्म है हमारा लीनियर यानी कि रैखिक। अब रैखिक क्या होता है तो हम समझ लें कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका हाईएस्ट वैल्यू कितना हो यानी अधिकतम घात 1 हो तो हम समझ जाएंगे वो लीनियर। जैसे आप देख पा रहे होंगे 9x - 2 = 0, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी पावर नहीं है तो क्या है, 1 पावर छुपा हुआ है। इसमें भी कोई पावर नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। इसमें भी कोई पावर नहीं है तो क्या छुपा हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस सारे में अधिकतम वैल्यू यानी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कितना है, 1 है। तो ये क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं इक्वेशन को यानी समीकरण को कैसे जानेंगे। वो समीकरण है तो आप जान लें कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें ये बराबर का साइन अगर दिख जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा समीकरण कहलाता है। जैसे कि 2x + 3 = 0, इसमें बराबर का साइन दिख रहा है यानी ये समीकरण है। 5x - y = 2 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी बराबर का साइन है तो ये भी इक्वेशन। और यहाँ पे 8x + 2 = y तो यहाँ भी बराबर का साइन दिख रहा है तो ये भी क्या हमारा इक्वेशन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है जहाँ भी बराबर का साइन दिखेगा वो इक्वेशन हो गया लीनियर, यानी कि जिस बीजगणितीय व्यंजक का हाईएस्ट पावर 1 होता है वो लीनियर होता है। तो हम अब समझ चुके हैं कि दो चर होगा उसमें और उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा और वो उसमें एक बराबर का निशान होगा। यहाँ लिखा है व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है आप देख पा रहे होंगे, ax + by + c = 0। ये होता है व्यापक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इस रूप से हम समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं लिख दूँ 9x + 5y = 3, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें पहला चर कौन है, ये पहला चर हो गया और ये दूसरा चर हो गया। ठीक है, तो हो गया ना दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका पावर कितना, कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1, तो ये रैखिक हो गया और ये एक तरह का क्या है, इसमें साइन बराबर का लगा हुआ है तो ये समीकरण हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये। तो कैसा रूप होता है, ax + by + c = 0। तो आप देख पा रहे होंगे x के बगल वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, a, यानी यहाँ पे a बराबर कितना है, 9 है। a बराबर कितना हो गया, 9। अगर आपसे पूछा जाए बताइए b कितना होगा तो y के साथ b आता है, इसलिए b = यहाँ पे क्या है, 5 है। अब आपसे पूछा जाए c कितना है तो आप क्या बताएंगे, तो c ये देख रहे हैं प्लस किसके साइड, लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वो राइट साइड में। अगर हम उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा, यानी +3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो -3 होगा। एक और एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं लिख दूँ 2x + -3y + 5 = 0 तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे a बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। b बराबर यानी y के साथ b क्या है, ये -3 है ना, तो ये -3 हो जाएगा। c = क्या है, +5 है यहाँ पे तो +5 हो जाएगा। तो आपको ये आ चुका है कि हम कैसे a b c फाइंड करते हैं। तो ये व्यापक रूप से ही हम a b और c को आराम से फाइंड कर लेते हैं, आराम से पता कर लेते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहा कि 5x - 2y = 9 तो आप क्या बताएंगे, a = कितना, 5, b = तो y के साथ क्या है, ये माइनस साइन में है इसलिए -2 और c = हम जानते हैं कि c हमारा क्या है, व्यापक रूप में लेफ़्ट साइड में है, बट हमारे क्वेश्चन में c जो है वो राइट साइड में। जब लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी इधर प्लस में है तो इधर आने के बाद वो -9 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या आ गया, इस व्यापक रूप से a b और c को फाइंड करने आ गया। ओके, चलिए तो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला टाइप क्वेश्चन कैसे पूछता है।
कोई भी हमें रैखिक समीकरण दे देगा और उसको कहेगा कि आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या कहेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में बदलिए। कुछ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम कह रहे हैं y इज़ इक्वल टू 2, अब इसे हमें दिखाना है इस रूप में, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहला इसमें काम ये रहेगा, हमको ये देखना है कि हमको x वाला दिया हुआ है, y वाला दिया हुआ है और c वाला, ये तीनों चीज़ को हमको खोजना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हमें y तो दिया हुआ है लेकिन x वाला नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x वाला नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 0 इंटू एक्स। क्लियर है। आगे y की बात आ रही है तो y दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1y होगा। अब हम बात करेंगे 2, c हमारा कहाँ है, राइट साइड में, लाना किधर है हमको, लेफ़्ट साइड में, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 इज़ इक्वल टू 0, यानी इसको मैंने इस फॉर्म में आसानी से बदल लिया। चलिए आप दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। 7 - 4x इज़ इक्वल टू 0, क्या है, 7 - 4x इज़ इक्वल टू 0, इसे कन्वर्ट करना है तो हम फिर देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है लेकिन y वाला इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, -4x, क्या हो गया इसको, -4x। अब हमारा y नहीं है तो क्या करेंगे, हम जो नहीं रहता है उसके साथ 0 लगा के हम इंटू y लिखते हैं। और हमारा c जो है यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी है, वो भी प्लस साइन में है, इसलिए प्लस साइन में ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 0, यानी इसको मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 5y इज़ इक्वल टू 2, तो आप इसे क्या समझ रहे हैं, 5y इज़ इक्वल टू 2 है तो इसमें देख रहे हैं x वाला नहीं है तो क्या कर देंगे हम, फिर जो नहीं है उसको साथ 0x लगाएंगे, उसके बाद y यानी 5y है, फिर देख रहे हैं हमारा जो c है वो राइट साइड में, तो इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, -2 इज़ इक्वल टू 0। अब लास्ट एग्जांपल से समझते हैं, 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो हम देख रहे हैं x वाला तो इसमें ऑलरेडी है, क्या नहीं है, y वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0y लगा लेंगे। और हमारा c प्लस 2 है ऑलरेडी लेफ़्ट साइड में, इसलिए इसको साइन चेंज नहीं करना है, बराबर 0। तो आपने देखा कि किसी भी इक्वेशन को दिया रहता है तो उसे हम आसानी से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस चारों एग्जाम्पल से आपके सारे कंसेप्ट, सारे डाउट जो है इस फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, यानी इस टाइप से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है या कभी भी बुक्स में मिलते हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं कि अब देखिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है x तथा y का गुणांक पूछ सकता है। आपको कोई एक ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 फॉर्म का कोई इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसमें x का गुणांक बताएं, y का गुणांक बताएं, तो कैसे होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें, ये एग्जांपल आपको दिख पा रहा होगा, 2x - 5y इज़ इक्वल टू 2। अब इसमें आपको पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, x का गुणांक, तो x को खोजेंगे, आप क्या करना होगा, x को खोजेंगे, तो x मिल गया यहाँ पे, तो आपके बगल में क्या है, x के बगल में है 2, यानी इसका गुणांक हो गया 2। अगर इसी तरह y का पूछा तो हम बताएंगे y का गुणांक, तो y के बगल को खोजेंगे, तो y के बगल में क्या 5 है, किस साइन में है, -5 है, तो यहाँ पे इसका गुणांक हो गया -5। ठीक है, तो इसका तो आपने समझ लिया। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, इसमें 9x प्लस वाई -2 इज़ इक्वल टू 0, तो आप बताएं x का गुणांक क्या होगा, जल्दी से बताएं आप। तो आप कहेंगे कि x का गुणांक, यहाँ पे x के बगल में 9 है तो ये 9 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे y का गुणांक क्या होगा, तो y के बगल में खोज रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं y के बगल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का गुणांक 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हैं कि 8x - 4y -2 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना हो गया, तो x के बगल में 8 है इसलिए यहाँ पे 8 हो जाएगा। y का गुणांक क्या है, y के बगल में -4, तो ये हो जाएगा -4। इसी तरह इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो x का गुणांक इसमें कितना है, x का गुणांक हो रहा है यहाँ पे क्या है, x के बगल में 18, तो 18 हो जाएगा। y का गुणांक क्या है, y के बगल में -2 है तो इसलिए इसका गुणांक -2 हो गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम किसी भी x या y का गुणांक, किसी भी, है ना, जब दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ हो और इसमें हमसे पूछा जाए x या y का गुणांक, आप एक बात आप यहाँ पे और भी समझ लें, हो सकता है आपको ये इक्वेशन ना देकर अगर हम यहाँ पे कह देते हैं x को मिटा लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम कह देते हैं m है और यहाँ पे कह देते हैं
n है। तो अब हमसे m और n देकर तो x का गुणांक नहीं पूछेगा। m अगर दे रहा है तो कहेगा कि m का गुणांक बताएं, तो आप बताएंगे कि m का गुणांक कितना हो रहा है, 2 है, और n का गुणांक क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। x + 3y = 13। इसके हमें 3 हल निकालने हैं। कितने? 3 हल। तो कैसे हम निकालेंगे? तो 3 हल निकालने हों या 4 हल निकालने हों, जितने भी हल निकालने हों, सबसे पहला हमारा काम रहेगा कोई भी एक चर वाले को हम बाएं हाथ में अकेला कर लें। तो हम देख पा रहे हैं x यहाँ पे आसानी से अकेला हो सकता है। x के बाद हमने क्या लगा लिया, साइन लगा लिया = का। अब ये बाकी जो है 13 ऑलरेडी पहले से है, और ये 3y प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -3y हो गया। तो इस तरह से जब इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से y की जगह पे अपनी मर्ज़ी से वैल्यू डालते जाएंगे और x का वैल्यू निकलता जाएगा। तो हम क्या डाल लें, y की जगह पे अगर हम बोलें 1 डाल लेते हैं तो क्या होगा, तो डालते हैं x = 13 - 3 × 1, यानी कि 13 घटे 3 = 3, तो बचेगा कितना, 10। तो y का जगह पे मैंने 1 डाला था और x का वैल्यू निकला कितना, 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 10, और ये y, यानी कि जो x का वैल्यू होता है उसे हम पहले दिखाते हैं और y के वैल्यू को बाद में दिखाते हैं, यानी ये भुज कहलाता है और ये कोटि कहलाता है। अब याद रखेंगे जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये हमारे लिए भुज का काम करेगा और ये हमारे लिए कोटि का काम करेगा। ठीक है, चलिए पहला आंसर तो आ गया। अब हम y = क्या रख लें, तो y = आप चाहेंगे तो 2 भी रख सकते हैं। चलिए 2 रख के देखते हैं। तो x = 13 - 3, यहाँ पे 2 आएगा, तो 13 - 3 × 6, तो घट के क्या मिलेगा, 7, यानी कि y के जगह पे हमने 2 डाला तो क्या निकला, x का वैल्यू 7। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि x के वैल्यू को पहले लिखिए और y के वैल्यू को बाद में, और बीच में कॉमा का निशान दे दीजिए। ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब हम तीसरा आंसर निकालने जा रहे हैं, तो y की जगह पे क्या रख लें, y = 3 रख लेते हैं। तो हमारा x = 13 - 3 × 3, यानी कि 13, और ये 3 × 3 = 9, घट के क्या मिला, 4, यानी y का वैल्यू 3 रखा गया तो x का वैल्यू निकला 4। इसलिए हमारा आंसर हो गया 4, यानी x के वैल्यू को पहले, y के वैल्यू को बाद में, कॉमा दे दिए। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से जितने भी आंसर आपको निकालने हों आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चन अब जब एग्ज़ामों में या किताबों में मिलेंगे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम देखेंगे जब इस तरह का मेथड हमें आ जाता है तो इससे हम आसानी से इसका ग्राफ भी खींच लेते हैं। तो हम ग्राफ के नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो वहाँ हम इसको फिर देखेंगे। अब ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन को बनाना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे हमें जो बात हो रही है नोटबुक और कलम की, उसकी कीमत तो पता है नहीं, तो क्या करना होगा, जिसकी कीमत मालूम नहीं होती तो उसे मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि किसकी कीमत, नोटबुक, ₹100 मान लिया मैंने। इसी तरह कलम की कीमत क्या मानेंगे हम लोग, ₹y, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो एक को x माना और दूसरे को y। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। कहता है एक नोटबुक की कीमत, तो हम प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि एक नोटबुक की कीमत, तो नोटबुक की कीमत हम लोगों ने क्या मान लिया है, ₹100। अब इसको बराबर कर लिया। उसके आगे कहता है कि वो कलम की जो कीमत है, कलम की कीमत क्या, ₹y, उसकी 2 गुनी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा x = 2y हो जाएगा। अब हम इसे क्या करें, 2y को इधर ले आते हैं तो -2y हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो हमारा ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण तैयार हो चुका है। तो ये हमारा आंसर हो गया x - 2y = 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ लिया होगा आपने। जब भी इस तरह का नॉर्मल छोटा सा एक लैंग्वेज क्वेश्चन हो तो उसको हम आसानी से, है ना, मानकर इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि उसमें क्या कहता है निकालने के लिए। अब हमें आगे दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान भी बताइए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा किताब का है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। तो हमें किस रूप में बदलना है, इस रूप में बदलना है। तो हम देख पा रहे होंगे x और y वाला ऑलरेडी बदला हुआ है, सिर्फ c को क्या करना है हमें बाईं तरफ से, सॉरी हमारी दाईं तरफ है उसे हम बाईं तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे बार लगा हुआ है तो यहाँ पे बार लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बताएं क्या किया मैंने, इसे ax प्लस बी वाई और प्लस सी के रूप में इसे कन्वर्ट कर लिया है। और साथ ही कहता है ए बी और सी का वैल्यू भी बताइए। तो बताइए अब a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, b बराबर y के बगल वाला और c बराबर यहाँ माइनस 9.35। क्लियर है ना। तो पहला का आंसर समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा का। तो दूसरा में हम इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो x ऑलरेडी कन्वर्टेड है और y/5 को अगर हम लिख दें y इंटू 1/5 तो कोई मसला तो नहीं है। और ये -10 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हुआ कि x माइनस वाई 1/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये कन्वर्ट हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो यहाँ पे बताएंगे a का वैल्यू, तो x के बगल वाला कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो a इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ y के बगल में क्या है कुछ नहीं तो 1/5 है, वो भी क्या चीज़ में माइनस के साइन में, इसलिए -1/5। और c भी हमारा 10 जो है वो भी माइनस के साइन में है, इसलिए c का वैल्यू -10 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो इसे भी हम क्या कर लेंगे -2x प्लस 3y और 6 प्लस में इधर है तो इधर आगे क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू यहाँ -2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, एक c यहाँ पे है, 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा। तो a और b तो फॉर्म मिल गया, c तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसके क्या कर सकते हैं 0 लिख के इस तरह से बता सकते हैं। अब बताएं a बराबर क्या हो गया, x के बगल में कुछ नहीं तो 1, b बराबर -3 और c इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन जो अभी हैं सामने बोर्ड पे आपको देखिए उसको हम लोगों ने बना लिया है। अब 4 क्वेश्चन और है उसे इस बोर्ड पे इसे लिखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आप देख पा रहे होंगे 2x इज इक्वल टू 5y है, तो क्या करेंगे इसको हम 2x 5y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5y, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस 0 लगा लिए हम पढ़ने से। तो अब बताएं a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर y के बगल में -5 है और c यहाँ पे क्या है 0 है। इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं छठे क्वेश्चन को, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। हम देख पा रहे हैं कि x वाला तो है लेकिन y वाला तो हमारे पास है नहीं, तो हमको x के बाद y वाले को बताना होता है, y नहीं है तो 0y बताएंगे और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर यहाँ पे हो गया 3, b बराबर हो गया 0 और c बराबर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। 7 में देखते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं y तो है लेकिन x नहीं है, तो x को हम क्या कहेंगे 0 इंटू एक्स यानी 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू वाई के बगल में कुछ नहीं तो 1 है और c इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 8 5 इज इक्वल टू 2x है। तो यहाँ देख रहे हैं 2x ऑलरेडी है, 2x है लेकिन क्या नहीं है y वाला नहीं है तो 0y, और ये +5 जब उधर जाएगा तो साइन चेंज हो गया -5 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू, ये हमारा c है -5। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं और उसका a, b और c का वैल्यू भी बता लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने जो भी कंसेप्ट को सीखा उसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे और उस कंसेप्ट के हिसाब से ये सभी क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ बहुत जल्द। आप इसको रिवीजन करें, बार बार बनाएं और अच्छे से इसे समझ लें। और इसके साथ साथ NCERT के बुक्स के साथ साथ आप भारती भवन, RS अग्रवाल जो भी बुक हो आपके पास, वो सारे बुक्स के क्वेश्चन आंसर आप आसानी से अब बना सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।